नमस्कार। विवेक की गहरी सोच में आपका स्वागत है। और पता नहीं कल से कैसे सारे मीडिया वाले, सारे समाज वाले, पार्क में जिससे बात कर लो बड़ा खुश हो रहे हैं जी, महिला बिल पास हो गया जो 33% रिजर्वेशन देता है लोकसभा और असेंबलीज़ में। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरी थॉट थोड़ी डिफरेंट होती है, तो मेरे हिसाब से तो शायद ये ओबीसी रिजर्वेशन जो 1991 में वीपी सिंह जी लाए थे, उसके बाद ये शायद दूसरा सबसे बड़ा झटका है देश की प्रगति और विकास में, और एक बहुत बड़ा काला दिन है इस देश की प्रोग्रेस में। और मैं ऐसा क्यों कहता हूँ? देखिए, ना मुझे कुछ महिलाओं से आपत्ति है, ना मुझे उनकी विकास से आपत्ति है, ना उनकी तरक्की से आपत्ति है। और मेरा तो ये मानना है कि वो तो ऑलरेडी कर रही हैं। शायद मैं लकी हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, और आज से 25 साल पहले या नहीं 30 साल 40 साल पहले जिस स्कूल में मैं गया, उसी स्कूल में मेरी ओछुड़ाई से जिस स्कूल में मेरी बड़ी सिस्टर जाती थी, उस स्कूल में मैं गया। और दिल्ली में जितने भी लोग रहते हैं जो स्पेशली एससीसी क्लास ए बी सी से बिलोंग करते हैं, बहुत पुअरेस्ट का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो मेरा काम भी है, जिसमें मैं एजुकेशन सेक्टर में हूँ, जो मेरा फुल टाइम प्रोफेशन है, और ख़ासकर जब हम एमबीबीएस की बात करते हैं, जो मैं हेल्प करता हूँ बच्चों को, चाहे वो बाहर जाने की बात हो, स्टडी अब्रॉड में जाने की बात हो, हर जगह मतलब शायद मैंने आज तक मैं सारे स्टूडेंट्स अपने गिन लूँ तो लड़कियों को मैंने ज़्यादा भेजा है लड़कों के मुकाबले। तो वो जो लड़कियों के पेरेंट्स हैं, वो तो चाहे वो इंडिया में 1 करोड़ रुपए पैकेज की एमबीबीएस से सीट दिलाना हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा जैसे देशों में भेजना हो, हर जगह लड़कियों को भेजा जा रहा है। तो शायद मेरे लिए मानना बड़ा मुश्किल है कि औरतों को या महिलाओं को उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है 2023 में या पिछले 20 साल में जो शायद मर्दों को मिलती है। 1950 में, 60 में, 70 में ज़रूर होता होगा ऐसा, मैं तब पैदा भी नहीं हुआ था, लेकिन एटलीस्ट मैंने पिछले 15-20 साल में नहीं देखा। कि लोग कहते हैं भाई साहब आप तो शायद दिल्ली में रहते हो, लेकिन गांव देहात में, रूरल एरियाज़ में आज भी वो भेदभाव है। बहुत अच्छी बात है। तो अब वही बात आती है, क्या जहाँ वो भेदभाव है, क्या आप ये इंश्योर करोगे कि उस क्षेत्र में जो महिला जीतेगी इस रिजर्वेशन की वजह से, क्या वो उसी सेगमेंट से बिलोंग करती है, उसी गरीब पिछड़े सेगमेंट से, और क्या वो जीतने के बाद भी अपने सेगमेंट का वही काम करेगी? सबसे पहली बात है, क्या आपने सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स और एमएलएज, चाहे वो फ़िलहाल मेल हो फीमेल, उनकी प्रोफाइल देखी है? कोई है जो कि एक्चुअली इतने पिछड़े हुए तबके से आके इस लेवल पे पहुंच सकता है? आज के ज़माने में जो भी एमएलए एमपी बनता है, क्या हमें लगता है कि वो वाकई ही झुग्गी में पैदा हुआ, एक कमरे के फ्लैट में बड़ा होके वो एमपी या एमएलए बन गया? आज के ज़माने में यू हैव टू बी गुड, राइट? तो मीनाक्षी लेखी जी हैं तो टॉप लॉयर हैं, तो स्मृति ईरानी हैं जो टॉप एक्ट्रेस थी, तो हेमा मालिनी हैं, चाहे वो सोनिया गांधी, चाहे वो सुप्रिया सूले, जिनके भी नाम आ रहे थे, वो कणी मोई, और कौन कौन है, मतलब कोई भी ऐसा है क्या जो फर्स्ट जनरेशन स्ट्रगल करके आया है? दे ऑल आर डॉटर्स ऑफ वेरी वेरी अकम्पलिश्ड पीपल। अब शरद पवार साहब का कोई लड़का नहीं है तो उन्होंने लड़की थी तो उन्हीं को आगे कर दिया। वो पूनम महाजन ले लीजिए आप, और कितने एग्जाम्पल लें। मतलब मैं वही याद करने की कोशिश कर रहा हूँ ना कि कौन एक महिला है जो कि सड़कों पे चल के स्ट्रगल करके, हम ममता दीदी बिल्कुल डेफिनेटली उन्होंने करा, मायावती जी ने करा अपने ज़माने में। मैंने वही कहा 1970-80 मैं मान सकता हूँ, और उनके लिए शायद मुश्किल भी रहा होगा उस ज़माने में वो स्ट्रगल करना। लेकिन देखिए, वही स्ट्रगल करके आप पहले जो भी एक ये एमएलए एमपी की दौड़ में भी एक बार आ गया, मेरी इस बात को समझिए, जो एक बार उस दौड़, देखिए जब हम एससी एसटी रिजर्वेशन की बात करते हो तो बड़ा हैरान हो गए सुन के। मैं आज भी उसके पक्ष में हूँ, बशर्ते वो ठीक से इम्प्लीमेंट किया जाए। 2 लाइन के लिए सिर्फ भटकूँगा, क्यों ठीक से इम्प्लीमेंट किया जाए मैं अभी बताता हूँ। कि भाई जैसे मैंने कहा, मैं एजुकेशन सेक्टर में काम करता हूँ, और ओबीसी में तो फिर भी इन्होंने एक रूल लगा दिया है, जिसे हम नॉन क्रीमी लेयर कहते हैं, कि अगर आपकी सरकारी जॉब है, आप 8 लाख से ऊपर आपकी सैलरी है, तो आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आए हुए नहीं। बट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की मैं बात करूँ, फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि हर जगह उनके पास रिजर्वेशन है। बट जितना मैंने बच्चों को देखा है, 90% से ऊपर बच्चे वो हैं जो 3rd जनरेशन रिजर्वेशन यूज़ कर रहे हैं। मतलब जो बच्चा मेरे पास आता है, उसके दादा ने भी रिजर्वेशन लिया था, उसके पेरेंट्स ने भी रिजर्वेशन लिया था, घर में पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी, बच्चे को बचपन से ही बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाने का मौका मिला, बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटी मिली,
और फिर भी वो लास्ट में आके रिजर्वेशन के दम पर जा रहा है। और जो असली में शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब हैं, जिनके लिए रिजर्वेशन बनाया गया था, जो कि अभी भी पिछड़े हुए हैं मानसिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, वो तो आ ही नहीं पाते रेस में, क्योंकि वो सारी सीटें तो यही लोग ले जाते हैं जो समृद्ध एससी हैं। तो क्या वुमन बिल से वाकई ही वो वुमन आगे आ जाएंगी जो पिछड़ी हुई थी, जो पिछड़े हुए समाज से हैं, या जिनका आर्थिक से है? फ़िलहाल वो 80 महिलाएं थी, अब शायद 170 हो जाएंगी, 180 जो भी फिगर बनेगी। बट ये सब की सब, कोई स्मृति ईरानी, कोई प्रियंका गांधी, कोई मीनाक्षी लेखी जी, कोई वसुंधरा राजे जी, कोई मतलब उसी बैकग्राउंड से होंगे, जो कि एक समृद्ध पूनम महाजन जी या सुप्रिया सूले जी और भी जितने नाम हैं। मतलब बताइए ना कौन है ऐसा जो रियली स्ट्रगलिंग कर रहा है। तो होगा क्या? बेसिकली वही है कि भाई कोई सीट वुमन की हो जाएगी तो प्रवेश वर्मा जी अपने बदले अपनी मिसेस को खड़ा कर देंगे, जिस तरह दिल्ली में हुआ था कि जब जितेंद्र तोमर जी अंदर गए तो अगले चुनाव में उनकी मिसेस प्रीति जितेंद्र तोमर को टिकट मिली, वो इस समय एमएलए हैं। और इस समय भी मोस्टली जो वुमन एमपीज़ हैं, एमएलएज़ हैं, वो आपको जनरली ऐसे मिलेंगी जो बेसिकली अपने पिताजी या अपने भाई के बदले खड़ी हैं, या भाई है ही नहीं, या अभी 3-4 दिन पहले वो ज्योति मिर्धा जी का नाम बड़ा घूम रहा था। तो इससे क्या फ़ायदा होगा? कुछ नहीं, सिर्फ नंबर बढ़ जाएंगे। लेकिन हाँ, अब बता दो नुकसान क्या होगा जो मैं कहता हूँ। तो देखिए, आपने तो फिर जो हम कहते हैं ना क्षेत्र को रिप्रेजेंट करना, मैं हमेशा कहता हूँ कि फिर 543 एमपी चाहिए ही क्यों? आप एक काम कीजिए, जो भी पॉलिटिकल पार्टी मोदी वर्सेस कुछ और कर लो, और जो जीत गए उसके सारे बना लो। मतलब क्षेत्र को समझना, क्षेत्र को जानना की तो इम्पोर्टेंस है ही नहीं, क्योंकि अभी भी ऑलरेडी बात शुरू हो चुकी है कि ये रोटेशन में की जाएंगी, रोटेशन में की जाएगी। तो आज एक मेल है जो पिछले 20 साल से क्षेत्र में काम कर रहा है, क्षेत्र में उसने अपना प्रभाव बनाया, क्षेत्र के लोगों के लिए काम किया, वो आगे बढ़ के वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमएलए बनना चाहता है। ये गलत बात तो नहीं है ना, जो 20 साल से जूते घिस रहा है। पर जब उसका टाइम आया तो पता चला वो सीट तो वुमन के लिए हो गई, और फिर वो अगली बार वुमन से वापस मेल के लिए हो गई। तो मेरा बस ये कहना चाह रहा हूँ बहुत सिंपल भाषा में कि अगर कोई वुमन इस लेवल तक आ गई कि वो एमएलए या एमपी की टिकट लेने के लायक है, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई समाज, कोई आर्थिक, कोई एनीथिंग है जो उसको स्टॉप कर रही थी। और फिर आप आगे बढ़ सकते थे, आपके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। नुकसान बस यही है कि जो मेल बंदा एक जगह से 15, 20, 25 साल से, जो हम कहते हैं कि ग्राउंड लेवल पे काम करके वो पहले काउंसलर बनता है 20 साल एड़ियाँ रगड़ के, फिर वो जाके एमएलए का सोचता है 10 साल बाद, फिर वो एमपी का या स्टेट मिनिस्टर बनने का सोचता है। आपने तो पूरा पाथ ही उसका ख़राब कर दिया। तो इसमें क्या है, जो असली जुझारू लोग थे फिर वो सोचेंगे भाई ये तो अब हमारे लिए बचा ही नहीं करियर, पता चले सारी मेहनत हम कर रहे हैं, सीट हमारी है वुमन की हो गई। भाई शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की भी सीट्स फिक्स्ड हैं, पर वो फिक्स्ड है, इनको तो ये रोटेट भी कर रहे हैं। या तो फिक्स कर दो, तो जो मेहनती वाला बंदा वो सोचेगा ठीक है भैया मैं नॉर्थ दिल्ली छोड़ता हूँ, मैं अपनी सारी मेहनत साउथ दिल्ली में ही करता हूँ, मुझे वहाँ से मुझे टिकट तो मिलेगी। हाँ, तो मुझे टिकट मिल भी जा रही, तो पता चला उसको मिल गया, फिर अगली बार फिर नंबर आ गया, बट फिर वो अपना प्रभाव करके। तो ये रोटेशन से लगाना ये भी बहुत गलत बात है, क्योंकि इससे फिर आप जो फंडामेंटल चीज़ है ना कि क्षेत्र में काम करके एक नेता आगे बढ़ा, आप इस थ्योरी को तो काट ही रहे हो ना। आप तो ये कह रहे हो कि किसी को भी नेता बना देंगे जी। अच्छा, ये सीट वुमन की होगी इस बार, तो देखो जी वुमन कौन है, किसका चेहरा ठीक ठाक है, कौन थोड़ी बहुत पॉपुलर, उसको खड़ा कर दो। अच्छा, अगली बार फिर से मेल हो गई तो हाँ उसको ले आओ जो 25 साल जूते घिस रहा है। फिर 3 बारी के बाद फिर से फीमेल हो गई, फिर से ढूंढो। मतलब ऐसा करोगे क्या? अगर कोई फीमेल जुझारू हार्ड वर्किंग है तो वो ज़िंदगी भर एक जगह से खड़े जीते, क्या दिक्कत है? लेकिन जो मेल फिर काम कर रहे थे उनका क्या होगा? सो देखिए, बचपन से जब मैं छोटा था मैं देखता रहा डीटीसी बसेस में वुमन के लिए सीट्स होती थी, मैं पूछता था। तो इक्वलिटी का ज़माना है नहीं भाई, भारत का समाज ऐसा था कि गरीब तबके की औरतें जब कहीं जाती हैं तो छोटे बच्चों को लेकर जाती हैं, बच्चे गोदी में होते हैं, तो इसलिए उनको सीट डिज़र्व करके दी जाती है। बिल्कुल मेरी बात समझ में आई। मेट्रो में डब्बा रिजर्वेशन किया गया, बिल्कुल समझ में आती है कि बहुत भीड़ होती है, हर तरह के तत्व होते हैं मेट्रो में, तो आपने एक सेफ़ एनवायरनमेंट दे दिया डब्बे में, एवरीथिंग इज़ फाइन। बट व्हेन इट कम्स टू जॉब्स, व्हेन इट कम्स टू बिजनेस, व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी, लेट मी पुट इट दिस वे, अगर इसमें भी हम जेंडर बायस करने लग गए ना, तो फिर तो मेहनती लोगों का धीरे धीरे करके विश्वास उठ जाएगा उस करियर से। और फिर वही बात है कि भाई मीडियोक्रेसी विल प्रिवेल, और वो हर जगह जाएगी। कभी आपने सोचा, तो बहुत बड़े बड़े नेता हैं ना, वो पद यात्रा राहुल गांधी ने ही क्यों करी, वो प्रियंका गांधी जी ने क्यों नहीं करी? वो आंध्रा में जगन घूमा पूरे आंध्रा, इस समय
हरियाणा में कोई घूम रहा है, पूरे हरियाणा में, कोई मध्य प्रदेश में घूम रहा है। पर जब से मैं पैदा हुआ हूँ, मैं 46 साल का हो गया, मैंने किसी वुमन नेता को नहीं देखा कि वो पूरे राज्य का पद यात्रा कर रही हैं, वो पूरे राज्यों की समस्याओं को सॉल्व करने की कोशिश कर रही हैं। तो कुछ तो फ़र्क है ना, और फिर भी मैं उस फ़र्क को अप्रिशिएट कर रहा हूँ। लेकिन ये जो सीट देना, ये मतलब, और अल्टीमेटली थिंग वही है कि शायद मोदी जी झुक गए, भाजपा झुक गई, इन्होंने बहुत कोशिश करी देश को विकास की तरफ लेके जाने की, लेकिन ये जो लॉलीपॉप देने की पॉलिटिक्स है, जो सेट टू से 8-9 साल पहले शायद साउथ में होती होगी, तमिलनाडु में, वो टीवी फ्री देना, ये फ्री देना, वो फ्री देना, बट इसके अलावा मोस्टली वी वर रनिंग एज ए कैपिटलिस्ट सोसाइटी। लेकिन जब से वो शायद आम आदमी पार्टी ने फ्री बिजली फ्री पानी दिया और उसके वजह से लोगों ने वोट दिया, अब उसकी वजह से अब हर पार्टियाँ, देखिए पैसा तो हमारा ही है ना, हमारा ही एक बजट जो हम टैक्सेस पे करते हैं उससे एक बजट बनता है साल का। अब उस बजट से या तो रोड्स बनवा लो, या इंफ्रा बनवा लो, PSUs खुलवा लो, या उनसे फ्री बिजली पानी ले लो। तो पहले फ्री बिजली पानी आया, फिर फ्री कुछ और आया, फिर फ्री DTC बस आई, फ्री रोडवेज़ की बसें आने लगी, फ्री 1000 रुपये महीना दिया जाने लगा। अब ये भी शुरुआत है, मुझे डाउट ये है कि पता चलेगा सरकारी नौकरियों में, प्राइवेट नौकरियों में 1/3 वुमन 1/3 वुमन। वो केजरीवाल जी जब वो लेकर आए थे पोल्यूशन के लिए गाड़ी, तो आदमी तो नहीं चला सकते, लेकिन अगर वुमन ड्राइवर है तो वो अलाउ थी जाना, वो भी विदाउट किड्स। दैट मीन्स वुमन अपनी गाड़ी रोज़ ऑफिस लेके जा सकती थी, और मेल्स को कहा गया एकदम कारपूल ढूंढो। तो मतलब अब वही बात है, मैंने वोट बैंक की हद है। और जैसा मैंने कहा, आई थिंक दिस इज़ द लास्ट नेल इन द कॉफिन, कि बस अब तो मुझे पूरा यकीन है कि इलेक्शन से पहले क्या क्या दिया जाएगा बस। और जो मैंने एक मेरा ब्लॉग है, अगर आप मेरे ब्लॉग पे जाओगे, जो डिस्क्रिप्शन में होता है वीडियोस के हमेशा, कि हिंदू मेल 18 से 60 सिर्फ यही है देश में जो कि काम करने के लिए पैदा हुआ है, जिसको कोई बेनिफिट नहीं है। भाई 18 साल से छोटे आप बच्चे हो, 60 के बाद आपको फिर भी सीनियर सिटीज़न बेनिफिट मिलने लग जाते हैं, FD में ब्याज ज़्यादा मिलता है, तीर्थ यात्रा योजना का बेनिफिट होता है, बसेस फ्री हो जाती हैं। बट 18 से 60 हिंदू मेल, वो सिर्फ काम करने के लिए पैदा हुआ है। बाकी आप हिंदू के बदले वो मुसलमान मेल है, उसको दे दोगे कुछ सब्सिडीज़, सिख है, क्रिश्चियन है, अब अपने फीमेल्स को भी दे दी, आप SC ST को भी दे ही रहे थे, OBCs को भी दे ही रहे थे। सो 18 से 60 हिंदू जर्नल मेल, वो पैदा हुआ है काम करने के लिए, और इसका फ़र्ज है कि बाकी पूरे समाज को पाले। ठीक है भाई, पहले भी पाल रहे थे, आगे भी पालेंगे। आपका दिन शुभ हो। कैसा लगा ये आपका वीडियो, ज़रूर अपनी फीडबैक दीजिएगा। नमस्कार, बाय बाय।